अर्ली 80s में अमिताभ बच्चन का स्टारडम सर चढ़कर बोल रहा था। लोग उनकी फिल्मों के टिकट ब्लैक में किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार रहते थे, क्योंकि उन्हें बस अमिताभ को बड़े पर्दे पर देखना होता था। ऐसे में अगर कोई प्रोड्यूसर उन्हें लेकर ऐसी फिल्म बनाने का सोचे जिसमें वो दिखाई ही ना दे, तो क्या लोग ऐसी फिल्म पसंद करेंगे? शायद नहीं। अमिताभ ने अपनी ओरिजिनल आवाज को बदलकर एक फिल्म की थी अग्निपथ, और वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि फैंस को अपने फेवरेट स्टार की ओरिजिनल आवाज सुननी थी। तो जरा सोचिए कि अमिताभ की फिल्म में अगर अमिताभ ही ना दिखे तो ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी। शायद अमिताभ ये बात समझ गए थे, इसीलिए जब सलीम जावेद ने उन्हें मिस्टर इंडिया का आइडिया सुनाया तब उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। जिस तरह किसी जमाने में कई एक्टर्स का जंजीर ना करना अमिताभ के लिए बड़ा ब्रेक साबित हुआ, उसी तरह अमिताभ का मिस्टर इंडिया ना करना भी एक नए एक्टर अनिल कपूर के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। राज रेट्रो के आज के एपिसोड में बात करेंगे मिस्टर इंडिया से जुड़ी कुछ इनविजिबल यानी इंटरेस्टिंग स्टोरीज की। – 1981 में प्रमोद चक्रवर्ती एक फिल्म बना रहे थे जिसमें लीड एक्टर थे अमिताभ बच्चन। प्रमोद को फिल्म का मुहूर्त करना था, पर अमिताभ अवेलेबल नहीं थे। वो यूरोप में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अमिताभ की एब्सेंस में मुहूर्त पर प्रमोद चक्रवर्ती ने अमिताभ का रिकॉर्ड किया हुआ एक ऑडियो मैसेज लोगों के सामने प्ले कर दिया। लोग अमिताभ की आवाज सुनकर ही काफी एक्साइटेड हो गए। उस इवेंट पर सलीम जावेद भी मौजूद थे। ऑडियो सुनकर दोनों को एक आइडिया आया कि क्यों न एक ऐसी कहानी लिखी जाए जिसमें हीरो दिखाई ना दे, बस उसकी आवाज सुनाई दे। ऐसा नहीं था कि इससे पहले ऐसी फिल्म ना बनी हो। किशोर कुमार की मिस्टर एक्स इन बॉम्बे भी कुछ वैसी ही फिल्म थी, बट सलीम जावेद को लगा था कि वो इस कॉन्सेप्ट के साथ ज्यादा जस्टिस कर सकेंगे। दोनों ये आइडिया लेकर अमिताभ बच्चन के पास गए, पर बच्चन को लगा कि इनविजिबल मैन का कॉन्सेप्ट उन पर काम नहीं करेगा, क्योंकि उनके फैंस उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए थिएटर्स आते हैं। सलीम जावेद का मानना था कि अमिताभ की आवाज ही फिल्म के लिए कमाल कर देगी, लेकिन अमिताभ इस बात से सहमत नहीं थे। अमिताभ ने फिल्म करने से मना कर दिया। उनका इस आइडिया को रिजेक्ट करना ही कहीं ना कहीं आगे चलकर सलीम जावेद की जोड़ी के टूटने का कारण भी बन गया। एक मराठी बुक यही रंग यही रूप के राइटर अनीता पादे को दिए एक इंटरव्यू में सलीम खान ने बताया था कि जब अमिताभ ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था तो जावेद ने इस इनकार को एक तरह के इंसल्ट माना था, और उन्होंने सलीम खान से कहा कि अब हमें अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करना चाहिए। हालांकि सलीम जावेद की बात से सहमत नहीं थे, पर कुछ दिन बाद जावेद अख्तर अमिताभ की होली पार्टी में गए और उन्होंने अमिताभ से यह कह दिया कि सलीम खान अब अमिताभ के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। इस इंसिडेंट ने इस दोनों के बीच काफी रिफ्ट क्रिएट कर दिया, और कुछ दिन बाद सलीम जावेद ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि दे हैव सेपरेटेड। इस सेपरेशन के कारण वो इनविजिबल हीरो वाली फिल्म डिले हो गई। कई दिन तक इस कहानी को खरीदने वाला कोई प्रोड्यूसर भी नहीं मिला। फिर एक दिन जावेद अख्तर की मुलाकात बोनी कपूर से हुई, जो अपने भाई को लेकर एक बड़ी बजट फिल्म बनाना चाह रहे थे। इससे पहले बोनी कपूर अनिल कपूर को लेकर एक स्मॉल बजट वो 7 दिन बना चुके थे। फिल्म सक्सेसफुल भी थी। उधर जावेद अख्तर अनिल कपूर की 2 फिल्में मशाल और मेरी जंग ऑलरेडी लिख चुके थे और उनके काम से काफी इंप्रेस भी थे। तो जावेद अख्तर ने उस इनविजिबल हीरो वाली फिल्म की कहानी बोनी कपूर को सुना दी। कहानी बड़ी सिंपल सी थी। एक गरीब वायलिन टीचर अरुण वर्मा कुछ अनाथ बच्चों के साथ बॉम्बे के बीच के किनारे एक मकान में रहता है। कहानी का विलन मोगैम्बो, जो पूरे इंडिया पर हुकूमत करना चाहता है, वो उस मकान को हड़पना चाहता है ताकि उस मकान से वो अपने काले धंधे चला सके। इस वायलिन टीचर के पिता एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसी घड़ी बनाई थी जिसका बटन दबाते ही उसे पहनने वाला आदमी इनविजिबल यानी गायब हो जाएगा। ये घड़ी अरुण को मिल जाती है, जिसकी मदद से वो मिस्टर इंडिया बन जाता है और मोगैम्बो से लड़ता है। इस कॉन्सेप्ट पर सलीम खान और जावेद अख्तर दोनों ने साथ काम किया था, पर पूरी कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स जावेद अख्तर ने अकेले लिखा था, क्योंकि तब तक दोनों का सेपरेशन हो गया था। कहानी बोनी कपूर को पसंद आई और उन्होंने इसे प्रोड्यूस करने का फैसला किया। डायरेक्शन की जिम्मेदारी दी गई शेखर कपूर को, जो उससे पहले मासूम जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म बना चुके थे। वैसे शेखर कपूर ने मासूम के डायलॉग्स लिखने के लिए जावेद अख्तर को अप्रोच किया था, पर पैसों की वजह से जावेद ने वो फिल्म करने से मना कर दिया था। खैर, मिस्टर इंडिया की कहानी को प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर तो मिल गया। अब कास्टिंग करनी थी फिल्म की हीरोइन की। सिंस फिल्म का स्केल काफी बड़ा था तो बोनी कपूर अनिल के अपोजिट टॉप की फीमेल एक्टर लेना चाहते थे, और उस वक्त श्रीदेवी नंबर 1 स्टार थी। अनिल की फिल्म कर्मा और जोशीले में श्रीदेवी थी, बट उनके ऑपोजिट नहीं थी। इसलिए बोनी कपूर ने सोचा कि भाई की फिल्म में श्रीदेवी हीरोइन बने। बोनी ने श्रीदेवी को अप्रोच किया, जिन्होंने फिल्म के लिए 8 लाख रुपए मांगे। बोनी कपूर ने 10 लाख का ऑफर दिया और उन्हें साइन कर लिया।
ज्यादा पैसे देने का कारण सिर्फ इतना था कि बोनी को हीरो को कोई फीस देना नहीं था क्योंकि वो उनके भाई थे, और ज्यादा पैसा देने से श्रीदेवी फुल कमिटमेंट के साथ इस फिल्म से जुड़ी रहती। और इस तरह पहली बार अनिल कपूर और श्रीदेवी एक साथ किसी फिल्म में नजर आए। हीरोइन भी कास्ट हो गई। अब फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था विलेन मोगैम्बो। सलीम जावेद बॉलीवुड को ऑलरेडी गब्बर और शाकाल जैसे खूंखार विलेन दे चुके थे, इसलिए मोगैम्बो पर ऑडियंस का खास अटेंशन रहेगा, ये बात अंडरस्टूड थी। तो इसे कैसे यादगार बनाया जाए? मोगैम्बो का मैनरिज्म काफी हद तक शाकाल से मिलता जुलता था। मोगैम्बो भी शाकाल की तरह समंदर के किनारे एक जजीरे में रहता था, स्मगलिंग करता था। तो फिर इसमें अलग क्या बात है? जब शेखर कपूर ने जावेद अख्तर से यह पूछा तो जावेद अख्तर ने बस एक जवाब दिया, मोगैम्बो खुश हुआ। शेखर कपूर को बात समझ नहीं आई तो जावेद अख्तर ने उन्हें समझाया कि मोगैम्बो का ये कहना ऑडियंस में खुशी को एक्सप्रेस करने का एक पॉपुलर वन लाइनर या ये कहे तकिया कलाम बन जाएगा। कपिल देव अगर 6 मारेगा तो स्टेडियम में लोग कहेंगे मोगैम्बो खुश हुआ। 3 पत्ती में लोगों के पास पसंदीदा कार्ड आ जाएंगे तो लोग कहेंगे मोगैम्बो खुश हुआ। शेखर कपूर समझ गए कि जावेद अख्तर क्या कहना चाह रहे हैं, पर मोगैम्बो का रोल वैसे कन्विक्शन के साथ आखिर कौन कर सकता है? पहले इस रोल के लिए अनुपम खेर को कास्ट किया गया। अनुपम ने कुछ महीने शूटिंग भी की, पर डायरेक्टर को लगा कि अनुपम ने इस रोल को फेरोशियस की जगह फनी बना दिया, इसलिए बाद में उन्हें रिप्लेस करके अमरीश पुरी को कास्ट किया गया। अमरीश तब काफी फिल्मों में विलन का रोल कर चुके थे और उनकी आवाज, उनकी पर्सनैलिटी एंड लुक इस रोल के लिए सूटेबल था। जब अमरीश ने शेखर कपूर से पूछा कि उन्हें इस रोल को किस तरह अप्रोच करना चाहिए, तो शेखर ने उनसे कहा कि इमेजिन करिए आप शेक्सपियर हैं और बच्चों को मोगैम्बो की स्टोरी सुना रहे हैं और उसी तरह इस कैरेक्टर को फील कीजिए। अमरीश समझ गए। अमरीश ने इस कैरेक्टर को कॉमिक बुक ट्रीटमेंट दिया और स्क्रीन पर जब भी अमरीश पुरी मोगैम्बो खुश हुआ बोलते थे तो हर बार कुछ नयापन लाते थे और ये ऑडियंस को काफी पसंद आया। फिल्म की शूटिंग करीब 380 दिन चली। सिंस वो वीएफएक्स का जमाना नहीं था और कहानी साइंस फिक्शन थी तो स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट करना काफी चैलेंजिंग था। सिर्फ काटे नहीं कटते सॉन्ग को शूट करने में 21 दिन लग गए थे। इस सॉन्ग में कोई स्किन शो नहीं था, फिर भी ये बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट सेंसुअस सॉन्ग है। श्रीदेवी प्रोफेशनली कितनी कमिटेड थे, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस सॉन्ग में रेंज सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस श्रीदेवी ने 102 डिग्री बुखार में शूट किया था। फिल्म में कई चाइल्ड एक्टर्स भी थे और उन्हें बोनी ने अश्योर किया था कि शूटिंग की वजह से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, इसलिए बच्चे जहां स्टे कर रहे थे वहां टीचर्स भी हायर किए गए थे ताकि उन बच्चों का सिलेबस कवर किया जा सके। फिल्म ने सतीश कौशिक और अन्नू कपूर को भी उनके करियर डिफाइनिंग रोल्स दिए। बच्चे आज भी सतीश कौशिक को कैलेंडर के नाम से ज्यादा याद करते हैं और वैसा ही कुछ इम्पैक्ट अन्नू कपूर के कैरेक्टर ने भी किया। एक ऐसा एडिटर जिसके टेलीफोन पर बार बार रॉन्ग नंबर आता हो, ये सिचुएशन अपने आप में ही काफी फनी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हेरा फेरी का रॉन्ग नंबर वाला प्लॉट कहीं ना कहीं मिस्टर इंडिया के एडिटर गायक तोंडे से इंस्पायर्ड था। फिल्म मई 29, 1987 को रिलीज हुई थी और इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। रिलीज से पहले ही फिल्म मैगजीन्स में इसकी चर्चा खूब जोर शोर से हो रही थी, इसलिए क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को फिल्म पसंद आई और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब इसका ट्रायल शो हुआ तो उसमें अमिताभ बच्चन भी आए थे और फिल्म देखने के बाद उन्होंने इस फिल्म की जमकर तारीफ की थी, जो कि गॉसिप कॉलम में एक बड़ी न्यूज बन गया। अनिल कपूर के लिए ये पहली बड़ी सोलो हिट थी। मिस्टर इंडिया के बाद तेजाब और राम लखन ने उन्हें लेट 80s का सबसे बड़ा स्टार बना दिया था। हालांकि फिल्म के सक्सेस का ज्यादा क्रेडिट श्रीदेवी और अमरीश पुरी को मिला। क्रिटिक्स का यह भी मानना था कि अच्छा हुआ ये फिल्म अमिताभ ने नहीं की, क्योंकि जितने बड़े वो स्टार थे और जिस कॉमन मैन की सादगी अनिल कपूर की परफॉर्मेंस में थी, शायद अमिताभ वो सादगी नहीं ला पाते, क्योंकि इतने बड़े स्टार को कॉमन मैन के रूप में देखना शायद ऑडियंस को पसंद नहीं आता। आखिरकार 2 साल के बाद मैं आजाद हूं के साथ वही हुआ। लोगों ने अमिताभ को कॉमन मैन के रूप में रिजेक्ट कर दिया और उस फिल्म को भी जावेद अख्तर ने ही लिखा था। तो ये थी कहानी मिस्टर इंडिया के बनने की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर आएंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।